हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी का, जो पेपर 2 में आता है। किस में आता है? तो पेपर 2 में, मतलब पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ है इसमें, ठीक है। और इस वीडियो से दोस्तों 15 से 16 नंबर फंस जाएंगे। किससे? तो इस वीडियो से, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपने आप जो भी सोचना है या जो भी यहाँ से फ़ायदा हुआ नहीं हुआ वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे? तो भूगोल का करेंगे और इस चैप्टर का नाम होगा सौरमंडल, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों या क्षुद्र ग्रह, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सौरमंडल किसे कहते हैं? तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, ठीक है, कहते हैं। और सौरमंडल में सूर्य की प्रभुत्व है, क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग कितना? 99.999 द्रव्य सूर्य से निहित है। सौरमंडल के समाप्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। नेक्स्ट है कि सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य क्या है? तो ये सौरमंडल का प्रधान है। नेक्स्ट है कि 8 ग्रह है। कितने ग्रह है दोस्तों? तो 8 ग्रह है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट में क्या है? तो बुध ग्रह, ठीक है। यह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा ग्रह है, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। जिसके पास क्या है? तो कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेती है। क्या पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कच्चे गति वाला क्या है? तो ग्रह है। नेक्स्ट है शुक्र। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला ग्रह है। कौन सा ग्रह? तो चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह। चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह। अगर पूछेगा सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो ये शुक्र है। इससे शाह का तारा, सांझ का तारा, यहाँ पर टाइपिंग है, ठीक, मिस्टेक है, ठीक है ना। तो सांझ का तारा या भोर के, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो भोर के तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। इस पृथ्वी का भग्न या वाहन ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यासाय में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। मतलब ये पृथ्वी है और ये शुक्र है, तो ये दोनों समान है, इसीलिए इसे जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से ये तीसरा ग्रह है। क्या है? तो तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां ग्रह है। क्या है दोस्तों? तो यह आकार में 5वां ग्रह है। ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है और यह ध्रुव के पास थोड़ी सी क्या है? तो चपटी है। और यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। यहाँ पर भू आभ होगा, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। भू आभ कहा जाता है। और भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के समान आकार। और पृथ्वी के पास केवल उपग्रह एक है और वो है चंद्रमा। क्या है? उपग्रह एक है और वो है चंद्रमा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी है। कितना? तो 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड समय लगता है। यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। क्या होता है? विभिन्न प्रकार के यहाँ पर मौसम आते हैं, जैसे ठंडा हो गया,
बरसात हो गया, गर्मी हो गया, ये इसी कारण आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे और 48 मिनट और 45.51 सेकेंड में पूरा करती है। परिक्रमण और घूर्णन, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है दोस्तों। देखिए, घूर्णन के मतलब ये पृथ्वी है तो पृथ्वी सिर्फ अपने अक्ष पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। और ये परिक्रमण है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो ये क्या कर रहा है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और ये परिक्रमण सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने को कहा जाता है। और घूर्णन जो कहा जाता है, पृथ्वी खुद अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी फर्क इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट है मंगल ग्रह। सौरमंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे बड़ा सबसे छोटा ग्रह है। क्या है, सौरमंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह ऑक्साइड यहाँ पर होगा। ठीक है, लोहा होगा। ठीक है, लौह ऑक्साइड पाया जाता है जिससे इसका रंग लाल दिखाई देता है। जिससे इसका रंग क्या दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है। और इसी कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है, तो लाल ग्रह भी कहा जाता है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है दोस्तों, 2 उपग्रह है, फोबस और एक डेमोस है। ठीक है। नेक्स्ट है बृहस्पति। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे समय लगते, 10 घंटे सबसे कम, और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। इसका उपग्रह गयानीमिड सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है। इसका रंग पीला है। क्या है इसका रंग, तो पीला है दोस्तों। नेक्स्ट है शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके तल के चारों ओर मोती प्रकाश वाली कुंडली का होना इसकी मुख्य विशेषता है। इन ग्रह की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरी सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। किसका बराबर, तो बुध के बराबर है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। यानी इस जल होगा यहाँ पर। ठीक है ना, जल में रखने पर तैरने लगेगा। नेक्स्ट है अरुण। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्लेस द्वारा की गई है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कहाँ पर, तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर से, सूर्यास्त पूरब की ओर से होता है। मतलब सब पश्चिम से घूमते हैं, लेकिन ये पूरब से घूमते हैं। ठीक है। और यहाँ पर सूर्योदय कब होता है, तो पश्चिम की ओर से होता है, और सूर्यास्त होता है पूरब की ओर से। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है। इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। क्या है, तो इसका सबसे बड़ा ग्रह टाइटेनिया है। नेक्स्ट है वरुण। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलीय जॉन गाले ने की है। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है। इसी के चारों ओर गतिशीलता और मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रह में ट्रिटोन है। क्या है इसके उपग्रह, तो ट्रिटोन है। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चित्र में देखिए, ये क्या है,
तो ये सूर्य है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है। इन चारों ग्रहों दोस्तों ये क्या है तो आंतरिक ग्रह हैं और ये चट्टान से बने हैं। किस चीज़ से बने हैं तो चट्टान से बने हैं। और ये चारों ग्रह क्या है तो बाह्य ग्रह है और ये गैस से बने हैं। किस चीज़ से बने हैं तो ये गैस से बने हैं। ठीक है, ये गैस से बने हैं और ये बाह्य ग्रह है दोस्तों। अब इसमें ये भी क्वेश्चन बनेगा कि सूर्य को जो ये परिक्रमा है वो सबसे जल्दी कौन करता है पूरा। तो देखिए सबसे जल्दी पूरा करता है तो इसको बोला जाएगा कि इसको सीक्वेंस से लगाइए। तो दोस्तों जो नज़दीक ग्रह है वही सबसे जल्दी पूरा करेगा। जैसे जैसे इसका दूरी बढ़ते जाएगा उसका पूरा करने में समय भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इतना समझ में आ गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पर ग्लोब अक्षांश और देशांतर के बारे में देखिए। ठीक है, अक्षांश विषुववृत्त के उत्तर तथा दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। जैसे ये पृथ्वी है तो यहाँ पर बनता है। ठीक है, बनता है। इससे विषुववृत्त के दोनों ओर अंश में मापा जाता है। विषुववृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। जैसे ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। और फिर दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जैसे ये पृथ्वी है। ठीक है, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध और ये दो भागों में बांट देता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है विषुवत रेखा से प्रत्येक 1 डिग्री पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तर तथा दक्षिण में खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी है और ये। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर में उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश। यदि अक्षांश से संबंध सामान्य को 10 के अंतराल पर खींचते हैं। नेक्स्ट है खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्ध में कितना तो 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुववृत्त सहित अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179 होगी। नेक्स्ट है मध्य रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है और ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 डिग्री वाला लाइन हो गया और ये हो गया 23.5 डिग्री वाला। ठीक है, ये 23.5 डिग्री वाला और ये भी कितना तो 23.5 डिग्री वाला। ठीक है, तो ये मकर रेखा हो गया, सॉरी ये कर्क रेखा हो गया और ये मकर रेखा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है। ठीक है, उसके बाद ये विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है। इस रेखा को 66.5 डिग्री इधर भी और 66.5 डिग्री इधर भी। ये रेखा कितना है तो 66.5 डिग्री। ठीक है, और ये भी 66.5 डिग्री। तो इसे कहेंगे आर्कटिक वृत्त और इसे कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त। अब यहाँ पर देशांतर के बारे में है। अब इस चित्र को थोड़ा सा देखिए। ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ये क्या है तो देशांतर है और ये डॉट डॉट दिख रहा है ये क्या है तो ये अक्षांश है। ये प्राइम मेरिडियन, यहीं से टाइम का विभाजन होता है। इधर जाइएगा तो बढ़ेगा और इधर जाइएगा तो घटेगा। इसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और इससे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसे यहाँ पर इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और इसको दक्षिणी गोलार्ध।
उसी तरह यहाँ पर भी इसको पूर्वी गोलार्ध और इसको पश्चिमी गोलार्ध। अब यहाँ पर कटिबंधीय, यहाँ पर क्या है तो कटिबंधीय है, ठीक है ना। ये उष्णकटिबंधीय किसे कहा जाता है तो विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री कहाँ तो दक्षिण में, ठीक है। इस रेखा को, इसे उष्णकटिबंधीय, ये विषुवत वृत्त से ऊपर और विषुवत वृत्त से नीचे, ठीक है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, तो यह वर्ष में 2 बार क्या करता है तो सूर्य इसके सिर से चमकता है और इस भाग का मौसम सफेद गर्म रहता है, इसको हमेशा ये गर्म रहता है दोस्तों, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखिए ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय हो गया, और ये है जो सबसे नीचे है ये दक्षिणी शीत कटिबंध हो गया, शीतोष्ण और शीत। और फिर और इधर भी ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधी हो गया और ये उत्तरी शीत कटिबंध हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया तो उत्तरी शीत कटिबंध हो गया, उत्तरी ध्रुव वृत्त और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है। अब ये कर्क संक्रांति जो कहते हैं वो कब मनाया जाता है इसमें, तो ये 21 जून को जो सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, क्या होता है ये कर्क रेखा पर लंबवत होता है और कर्क संक्रांति कहते हैं इसे, ठीक है ना। क्या कहते हैं तो कर्क संक्रांति कहते हैं। और जब अब यहाँ पर देखिए मकर संक्रांति क्या होता है तो मकर संक्रांति होता है कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर के रेखा पर लंबवत होता है और इसे मकर संक्रांति कहते हैं। और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, क्या होता है सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। जैसे कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है कहाँ तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में ये होता है। और एक बात कितना तो ये 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर क्या होता है दिन और रात बराबर होता है। और दिन और रात बराबर होने का कारण ये है कि यहाँ पर जो विषुवत वृत्त है तो विषुवत वृत्त के ऊपर सूर्य चमकता है और कहीं झुका हुआ नहीं होता है, इसी कारण पूरा पृथ्वी में क्या होता है दिन और रात बराबर होता है। याद रखेंगे कब तो ये 23 सितंबर और 21 मार्च को, ठीक है 21 मार्च को। तो चलिए अब इससे समझ में आ गया, आप चलते हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, क्या है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है, जिसमें हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है तो भूमंडल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, बहुत बड़े भाग पर क्या पाया जाता है तो जल पाया जाता है, उसे जलमंडल कहते हैं, क्या कहते हैं उसे जलमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल जल और हवा एक साथ मिलते हैं। ये जीवमंडल क्या है तो एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर क्या मिलता है तो स्थल जल और हवा एक साथ मिलता है, क्या करता है तो हवा एक साथ मिलता है। आप यहाँ पर इस चित्र को आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से देख सकते हैं। क्या है ये वायुमंडल है और ये क्या है स्थल मंडल है, ये जल मंडल है और ये आसपास के क्या है आप देख सकते हैं, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट में क्या है तो महाद्वीप और महासागर। 7 महाद्वीप है, कितना महाद्वीप है तो 7 महाद्वीप है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा है, उसका बाद फिर यहाँ पर यूरोप महाद्वीप है लेकिन ये 6ठा नंबर में आता है, ठीक है।
नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप, जो विश्व का दूसरा महाद्वीप है। उसके बाद चौथा में है उत्तरी अमेरिका, विश्व का तीसरा महाद्वीप है। और फिर पांचवा में है दक्षिण अमेरिका। और फिर छठा में क्या है, अंटार्कटिका। और सातवां में ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे जो बड़ा है वो एशिया महाद्वीप है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद फिर है उत्तरी अमेरिका। उसका बाद है दक्षिण अमेरिका। उसका बाद है दोस्तों अंटार्कटिका। उसका बाद है यूरोप। उसका बाद है ऑस्ट्रेलिया। मतलब सबसे छोटा क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है ना। आप यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, तो ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है। उसका बाद फिर ये अंटार्कटिका है। ठीक है, इसमें कोई मानव निवास नहीं करते हैं। क्या करते हैं, इसमें मानव निवास नहीं करते हैं। यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमा रहता है। ठीक है, और ये है यूरोप। और ये क्या है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है, महासागर। क्या है दोस्तों, तो महासागर है ये। 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। कितना महासागर है, तो 5 महासागर है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर चित्र पहले समझिए। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, फिर हिंद महासागर और ये अंटार्कटिक महासागर। क्या है, तो अंटार्कटिक महासागर है। ठीक है, और ये प्रशांत महासागर है दोस्तों, ये सबसे बड़ा महासागर है। और यह पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। कितना है, तो 1/3 भाग पर फैला हुआ है ये प्रशांत महासागर। और लगभग इसका आकार कैसा है, तो वृत्ताकार है। कैसा है, तो इसका आकार है वृत्ताकार। कैसा है, तो वृत्ताकार है। ठीक है ना। और इसी के अंदर मरियाना गर्त है। ठीक है, अब यहाँ पर अटलांटिक महासागर के देखिए। अटलांटिक महासागर कैसा है, तो ये अंग्रेजी भाषा का जो एस अक्षर होता है, ठीक है, उसका आकार का है। और इसके जो पश्चिम किनारे क्या है दोस्तों, तो ये उत्तर अमेरिका है। क्या है, ये पश्चिम किनारे क्या है, उत्तर अमेरिका है। और ये दक्षिण किनारे क्या है, तो दक्षिण इसमें क्या है, दक्षिण अमेरिका है। मतलब उत्तर में क्या है, तो दक्षिण अमेरिका है। और फिर इसे पूरब के किनारे यूरोप है। पूरब के किनारे क्या है, तो यूरोप है। ठीक है, और ये व्यापार करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये महासागर। और ये एस अक्षर का इसका शेप है। कैसा है, तो एच अक्षर का ये शेप है। अब आते हैं हिंद महासागर में। ठीक है, अब हिंद महासागर लगभग ये क्या है, तो त्रिभुजाकार है। क्या है, तो त्रिभुजाकार है। और इसके उत्तर में एशिया है। क्या है, उत्तर में क्या है, तो एशिया है। क्या है, एशिया है। और फिर पश्चिम में क्या है, तो अफ्रीका है। ये क्या है, पश्चिम में अफ्रीका है। और पूर्व में ये ऑस्ट्रेलिया है। पूर्व में ये क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है, और इससे क्या है, और एक यही महासागर है जो एक देश के नाम पर पड़ा है, जो कि हमारे प्यारे भारत हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कहाँ पर, तो आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये चारों ओर क्या है, चारों ओर से ये घेरता है किसको, तो अंटार्कटिका को। आप इसे देख सकते हैं, इसमें मानव निवास नहीं करते हैं दोस्तों। ये कहाँ से घेर रहा है, तो ये पूरी तरह से घेर रहा है अंटार्कटिका को। ठीक है ना, अंटार्कटिका को घेरता है। और ये महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 और अक्षांश की ओर फैला हुआ है। आप देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक।
अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है दोस्तों वो है आर्कटिक महासागर। ये कहाँ है, तो उत्तरी ध्रुव में है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ है, तो उत्तरी ध्रुव में है, उत्तरी ध्रुव में है और ध्रुव वृत्त से ये स्थित है। और यह उत्तर ध्रुव के जो चारों ओर फैला है, यह प्रशांत महासागर से थोड़ा सा छिल्ले देख सकते हैं, ठीक है ना, जल वाले एक संकरे भाग को क्या करता है, जोड़ देता है, ठीक है। उसे बेरिंग जल संधि नाम से जाना जाता है। जो जोड़ता है उस जल का नाम के क्या से जानते हैं, तो बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। और यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है, ये आर्कटिक महासागर, ठीक है। महासागर आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ आर्कटिक जो महासागर है वो पूरा उत्तरी ध्रुव में है। कहाँ है, तो उत्तरी ध्रुव में है, ठीक है। और यहाँ पर जो जल क्या है, उसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है। जो इसके छिल्ले जल वाले एक संकरे भाग को जोड़ता है उसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो बेरिंग जल संधि कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। इससे समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। पृथ्वी की क्या है, तो प्रमुख स्थल मंडल है, ठीक है ना। तो ये क्या है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। यहाँ एक मतलब बस चित्र आप देख लीजिए। ये क्या है, तो पर्वत हो गया, पठार हो गया, और ये मैदान का इलाका हो गया, ठीक है। ये द्वीप हो गया, ये थोड़े छोटे छोटे झील हो गया, ये जितना भी है ये क्या हो गया, नदी हो गया, ठीक है। ये पहाड़ी हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो डेल्टा है। जो नदी आता है उसके बाद ऐसे ऐसे जो छितरा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो डेल्टा कहते हैं। और नदी मुहाना, ठीक है ना, उसे डेल्टा कहते हैं। ये समुद्र है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने के अपरदन को कहते हैं। और अपरदन की क्रिया के द्वारा समाप्त सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपक की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। क्या होता है, इनका फिर से निर्माण होता है। अब नेक्स्ट क्या है कि पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। वो पर्वत शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। ये पर्वत क्या है दोस्तों, तो पर्वत जो है वो पृथ्वी की सतह को प्राकृतिक ऊंचाई, पर्वत का शिखर जो छोटा और आधार चौड़ा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कुछ पर्वतों पर हमेशा ठंडी जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानो या हिमानी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक में क्या है, तो बलित पर्वत है। 2 में क्या है, तो भ्रंशत पर्वत है। और 3 में क्या है, तो जलवायु ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत है। भारत का जो अरावली जो राजस्थान में है वो कैसा पर्वत है, तो ये वलित पर्वत है और ये बहुत पुराना पर्वत है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विकसित हो जाता है तब भ्रंशत पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड या खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। ज्वालामुखी कारण कैसे बनते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं, तो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पठार। क्या है दोस्तों, तो पठार है। पठार उस उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठार क्या होती है, तो उठी हुई सपाट भूमि होती है और आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ होता है, मतलब अधिक उठा होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। और तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जो 4000 से 6000 मीटर है, ठीक है।
नेक्स्ट है मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। क्या होते हैं? तो समतल भूमि का बहुत बड़े भाग होते हैं। वह समानताएं मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंची नहीं होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पृथ्वी के अंदर। क्या है? तो हमारे पृथ्वी के अंदर, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या है? प्रॉपर्टी है। ये क्या है? स्थल मंडल है, मेंटल है, क्रोड है और बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड। ये क्या है? बाह्य क्रोड है, ये आंतरिक क्रोड है। ठीक है ना। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बन जाता है। जैसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि जो आंतरिक क्रोड कहाँ है, तो सबसे जो अंदर में है वो आंतरिक क्रोड है, उसके बाद बाह्य क्रोड हो जाएगा, उसके बाद मेंटल हो जाएगा, उसके बाद प्रॉपर्टी हो जाएगा। इन चारों को हमेशा याद रखेंगे। जैसे ऊपरी से अगर यहाँ पर सीक्वेंस लगाने के लिए पूछा जाएगा कि ऊपरी से नीचे तक लगाइए, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसका बाद फिर लगाएंगे क्या? तो मेंटल। ठीक है, मेंटल लगाएंगे, उसका बाद फिर लगाएंगे बाह्य क्रोड, उसका बाद फिर आंतरिक क्रोड। ठीक है, ये इससे इतना पूछ लिया जाएगा। और फिर जैसे यहाँ पर मेंटल है दोस्तों, तो ये प्रॉपर्टी के ठीक नीचे होता है मेंटल। और ये कितना दूर तक होता है? तो ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये फैला होता है। उसका बाद क्या आता है? तो ये जो दिख रहा है ये त्रिज्या। ठीक है ना, ये त्रिज्या क्या है? तो ये आंतरिक क्रोड है। और ये आंतरिक क्रोड कितने होता है? तो ये 3500, कितने? तो 3500 किलोमीटर है। और यह मुख्यतः निकेल और लोहे से बना है दोस्तों। किससे? तो लोहे से। निकेल और किससे? तो लोहे से। इसको भी पूछा जाएगा। ठीक है, निकेल और लोहा से बनता है। ठीक है ना। लोहा से बनता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल की संरचना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो ये वायुमंडल की संरचना है। ठीक है, आप इसे देखिए। ये क्या है? तो ये पृथ्वी है, उसके बाद क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, उज्जवल मंडल है, मध्य मंडल है और आयन मंडल है। तो देखिए यहाँ पर जो क्या है, ये है वायुमंडल की संरचना। ये क्षोभ मंडल में क्या होता है? तो क्षोभ मंडल में यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्या है? ये महत्वपूर्ण परत है। और इसकी औसत ऊंचाई कितना है दोस्तों? तो 13 किलोमीटर है। और ये जो हम जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम इसी मंडल में क्या करते हैं? मौजूदा वायु या सांस लेते हैं। जैसे मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसी मंडल में होता है। जैसे वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, ठीक है ना, इसी में होता है। उसके बाद होता है समताप मंडल। ये समताप मंडल क्षोभ मंडल से ठीक ऊपर है। ठीक है ना, ऊपर है। और ये समताप मंडल यह लगभग कितना दोस्तों? तो ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला है। ठीक है ना, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला है। और ये बादलों और मौसम से क्या होता है? ये घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। क्या होता है? तो मुक्त होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती है इसमें। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि ओजोन गैस की परत भी होती है। ठीक है ना। उसके बाद फिर है मध्य मंडल। इसमें जो उल्का पिंड आता है वो जल जाता है। अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड आता है वो जल जाता है। और ये ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैली है। फिर वायुमंडल है। ठीक है ना, ये वायुमंडल या मध्य मंडल बोलिए, ये मध्य मंडल, वायुमंडल। और ये कितना ऊंचाई है? तो ये 80 से लेकर के 400। ठीक है। उसका बाद फिर है आयन मंडल। क्या है? तो आयन मंडल है। उसके बाद फिर इसमें क्या हो जाता है? तो ये गैस जैसे हीलियम हो गया, फिर हाइड्रोजन हो गया, ये अंतरिक्ष में तैरते रहती है। ठीक है।
तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इससे ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, आज जो भी पूछेगा बस इतना ही पूछेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर है प्राचीन भारत, मतलब इतिहास हो जाएगा, ठीक है ना, हिस्ट्री। अब यहाँ पर से हिस्ट्री स्टार्ट होता है। प्राचीन भारत, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद है। वेद कितने हैं? तो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। क्या है? 4 वेद हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त और फिर 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इतना यहाँ से आ गया। अब चलते हैं यजुर्वेद, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अथर्ववेद कहते हैं। नेक्स्ट है कि सामवेद, यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उदरत्रित कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसको? तो सामवेद को। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, सांप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मर्तभूमि और महासती आदि विविध विषयों से संबंधित मनुष्य के विचारों यहाँ पर मत है। नेक्स्ट है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। नेक्स्ट है महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। नेक्स्ट है महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम, कहाँ दोस्तों? तो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। किसका? तो इसकी माता का नाम था त्रिशला, लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। नेक्स्ट है वीर की पत्नी का नाम महावीर होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनोजा, प्रिय या दर्शनी था। नेक्स्ट है महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के संन्यास जीवन को स्वीकारा। कितना वर्ष? 30 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी दोस्तों में हो गई। बिहार राज्य के कहाँ? तो पावापुरी में इसका मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उन्होंने एशिया के ज्योति पूज्य कहा जाता था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित धर्म। बौद्ध धर्म के प्रति जन्म, कलम एवं सांड। गृह ज्ञान में क्या था? तो घोड़ा है। ज्ञान में क्या है? तो पीपल वृक्ष। निर्वाण पद में क्या है? तो चिन्ह, मृत्यु स्तूप। और मृत्यु में क्या था? तो स्तूप था, ठीक है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्नी नाम पर एक जगह पड़ता है, वहाँ पर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है इनके पिता
सुधोधन शाक्यगण के मुखिया थे। कहाँ के? ये शाक्यगण के मुखिया थे। नेक्स्ट है इनके माता माया देवी की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। उनके पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट है कपिल वस्तु की सैर पर 4 दृश्यों को देखा। जब कपिल वस्तु की जो सैर करने निकला तो ये 4 दृश्यों को देखा। कौन कौन सा देखा? तो बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक शव देखा और एक क्या देखा? तो सन्यासी देखा। क्या देखा दोस्तों? तो सन्यासी देखा। नेक्स्ट है सांसारिक समस्याओं से व्यस्त होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। कितने वर्ष में? तो 29 वर्ष में वो गृह त्याग किया, जिससे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। किस पेड़ के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। ठीक है। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिससे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। लेकिन इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? तो बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। याद रखेंगे। नेक्स्ट है अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में दे दिया। ये भी पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक उपदेश कुशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में दिया। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। कौन कौन सा त्रिरत्न है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। यहाँ पर 2 बार लिखा गया है। ठीक है। तो बुद्ध, धम्म और संघ ये त्रिरत्न है। ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। कुशीनगर याद रखेंगे, अगर मृत्यु का जगह पूछेगा तो कुशीनगर। ठीक है। नेक्स्ट है कि ये अप्रतुत भोजन करने के समान, मतलब भोजन करने के बाद हो गई इसका मृत्यु। ठीक है। नेक्स्ट है कुषाण वंश के संस्थापक। अब यहाँ पर कुषाण आ गया है, स्पेस दिया हुआ नहीं है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कड़फिसेन था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। उनकी राजधानी फिरोजपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कहाँ थी? तो द्वितीय राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वस्तुमित्र की अध्यक्षता में हुई। ठीक है। नेक्स्ट है कनिष्क की बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का अनुयायी थे। कनिष्क किसकी अनुयायी थी? तो महायान का अनुयायी थी। नेक्स्ट है कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्याता विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। नेक्स्ट है कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था। नेक्स्ट है गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रज्ञा के निकट कौशाम्बी में हुआ। कहाँ हुआ? तो प्रज्ञा के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था।
नेक्स्ट है गुप्त वंश का प्रथम महान साम्राज्य कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, गाड़ी यहाँ पर हो गया, गद्दी पर बैठा। इसने लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजधिराज का उपाधि धारण किया। यह हमेशा पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त ने किस चीज़ का उपाधि धारण किया था? तो ये किया था महाराजधिराज का उपाधि धारण किया था। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा? तो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। ये चंद्रगुप्त का बेटा था। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद पर स्थित लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। किसका उपासक था? तो विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने विक्रम की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त किसका उपाधि धारण की थी? तो विक्रम की उपाधि धारण की थी। इससे कविराज भी कहा जाता है। इससे क्या कहा जाता है? तो कविराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्के से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? तो सिक्कों पर उससे बीना वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। मतलब ये सिक्का है, तो सिक्का में उसे क्या किया गया है? तो बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इससे पता लगाया जा सकता है कि समुद्रगुप्त संगीत का वादक था। ठीक है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। और ये राजगद्दी पर कब बैठा? तो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त वन या गोविंद गुप्त। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है। ये चंद्रगुप्त का क्या हुआ? तो बेटा हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा। ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। नेक्स्ट है तराई का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान, और इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ? विजय हुआ इस लड़ाई में। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1992 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर हुआ। ठीक है। और इसमें विजय कौन हुआ दोस्तों? तो गौरी हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी गौरी और जयचंद, और गौरी इसमें क्या हुआ? तो विजय हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मतलब वहाँ पर जो जीत हासिल किया उसमें क्या किया? अपने गुलाम जो थे उस गुलामों को, सिपाहियों को क्या किया? उसमें सौंप दिया, और वो क्या हुआ? गजनी लौट गया। ठीक है। नेक्स्ट है गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। कब? तो 15 मार्च 1206 ईस्वी को। नेक्स्ट है गुलाम वंश के संस्थापक 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का क्या था? तो गुलाम था। ठीक है ना। उसका बाद फिर नेक्स्ट है कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि यह बात की मृत्यु के बाद, ठीक है, 1210 ईस्वी में चौकान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गए। मतलब मृत्यु कैसे हुआ? तो ये चौकान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई, और इससे लाहौर में दफनाया गया।
कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में दफनाया गया। नेक्स्ट है ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिससे सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। कितने महीने तक? तो 8 महीने तक वो शासन किया। नेक्स्ट है आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसका हत्या कब किया? उसको हत्या करके वो क्या किया? 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। नेक्स्ट है इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। नेक्स्ट है इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसे शासन की बागडोर संभाली। ये प्रथम महिला थी जो कि मुस्लिम महिला थी जो कि शासन की बागडोर संभाली। इससे बहुत बार पूछा जाता है और इसमें ये भी पूछा जाता है कि ये मतलब पुरुषों की तरह दिखाने का कोशिश किया या नहीं। तो ये नहीं किया था पुरुषों की तरह दिखाने की कोशिश। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें नहीं दे दीजिएगा, उसमें गलत हो जाएगा। अगर हाँ बोल दीजिएगा तो ये दिखाने को ऐसा कोशिश नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट है कि बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर सहन रहते थे। नेक्स्ट है गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर था, ठीक है। अब नेक्स्ट है खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का राज चला। गुलाम वंश के शासक को समाप्त करते 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना की। नेक्स्ट है कि इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उनके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद में कर दी। कौन? तो उनके भतीजा भी थे और उनके दामाद भी थे और उसने हत्या कर दी। कहाँ पर? तो इलाहाबाद में कर दी, ठीक है। नेक्स्ट है 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। दिल्ली का क्या बन गया? तो सुल्तान बन गया। नेक्स्ट है तुगलक वंश 1320 से 1398 तक। नेक्स्ट है 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खान को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट है कि गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय के लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। जो अलाउद्दीन खिलजी गयासुद्दीन ने क्या किया? अलाउद्दीन के जो समय में लिए गए जो अमीरों को जो भूमि था उसे लौटा दिया, ठीक है। कौन? तो गयासुद्दीन। नेक्स्ट है इनमें से चाय के लिए कुएं एवं नहरें सिंचाई यहाँ पर होगा, ठीक है। सिंचाई के लिए, ठीक है। सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरें का निर्माण करवाया। संभवतः नहरें का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन क्या था? तो प्रथम शासक था नहर और कुएं का सिंचाई करवाने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है गयासुद्दीन के बाद जुन खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट है अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया और सुल्तान ने इसे दिल्ली का, यहाँ पर काजी होगा, ठीक है, काजी नियुक्त किया और फिर 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। कहाँ भेजा? तो चीन भेज दिया, ठीक है। नेक्स्ट है इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रेहला, ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1551 ईस्वी को सिंध जाते समय
ठट्टा के निकट गोडाल में हो गई। नेक्स्ट है सैयद वंश। अब आई सैयद वंश, ठीक है। अब सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। नेक्स्ट है कि सैयद वंश का संस्थापक था खिजरी खां। कौन था? तो खिजरी खां था। नेक्स्ट है खिजरी खां की मृत्यु 20 मई होगा यहाँ पर, ठीक है, 20 मई 421 ईस्वी में हो गई। नेक्स्ट है सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। नेक्स्ट है सैयद वंश का शासन करीब कितना वर्ष चला? तो 37 वर्षों तक चला, ठीक है। अब आते हैं लोधी वंश में। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। कौन था? तो बहलोल लोधी था। नेक्स्ट है लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। मतलब संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी, और अंतिम शासक कौन था? तो ये इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया और इस युद्ध में मारा गया। कौन? तो इब्राहिम लोधी, ठीक है। अब आते हैं मुगल साम्राज्य में। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक, ठीक है। नेक्स्ट है मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। नेक्स्ट है बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटा राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून और 1494 ईस्वी में बैठा। नेक्स्ट है बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत में विरोध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जय जाति के विरुद्ध था और इस अभियान में बाबर ने बाजौर पर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। नेक्स्ट है बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच। उसमें बाबर क्या हुआ? तो विजय हुआ। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें क्या हुआ? तो बाबर विजय हुआ। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी मेदिनी राय और बाबर में हुआ, जो कि बाबर क्या हुआ? तो विजय हुआ। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध 6 मई, यहाँ पर फिर से मई आ गया, 6 मई 1529 ईस्वी अफगानों एवं बाबर के बीच में। तो क्या हुआ? बाबर विजय हुआ। नेक्स्ट है करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। कब इसका मृत्यु हो गई? तो 1530 ईस्वी को। नेक्स्ट है हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक। दोस्तों यहाँ पर लगस्ते वो राज्य नहीं किया, बल्कि वो हार करके वो कहाँ भाग गया था? अफगानिस्तान भाग गया था। नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 30 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट है कि अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। नेक्स्ट है कि 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना की। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां का विजय रहा और इसी युद्ध के बाद शेर खां से क्या कर लिया? तो शेर शाह सूरी
पदवी ग्रहण कर ली। नेक्स्ट है बिलग्राम का युद्ध या कनौज का युद्ध। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ और शेर खां को क्या हुआ, आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का क्रम है। देवरा 1531 में, फिर चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम या कनौज का युद्ध बोलिए तो ये 1540 ईस्वी में, और सरहिंद का युद्ध 1555 में। उसके बाद फिर 1 जनवरी 1556 होगा, कोई इसको दिन पना भवन के यहाँ पर 56 होगा दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये 1556 होगा। ठीक है, 1556 होगा। पुस्तकालय से शेरमंडल की सीढ़ियाँ से क्या हुआ, गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की, और गुलबदन बेगम हुमायूं का कौन थी, तो बहन थी। अब अकबर की बारी आती है। अकबर 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक ये राज किया। जहांगीर ने कब से कब तक राज किया, तो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। शाहजहां ने 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक, और 1658 ईस्वी से औरंगजेब यहाँ पर होगा। ठीक है ना, 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब। ठीक है, यहाँ पर औरंगजेब होगा। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी ने कितना दिन तक राज किया, तो 1540 ईस्वी से लेकर के 1545 ईस्वी तक। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नेक्स्ट क्या है, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था, तो ये भगत सिंह ने लगाया था। नेक्स्ट है शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। किससे, शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश जी.सी. हिटलर था। कौन था, तो जी.सी. हिटलर था। नेक्स्ट है सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया, तो श्री नारायण गुरु ने दिया। नेक्स्ट है कि सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। किसने किया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। नेक्स्ट है मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। यह कथन है किसका, तो जवाहरलाल नेहरू का। किसका है, तो जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां के महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान किया। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण खगोले थे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तीनों में भाग लिए थे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। किसने की थी, तो पंडिता रमाबाई ने की थी। ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग इतना ही पढ़ लीजिए, आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिल जाएगा इससे। ठीक है ना, और इससे बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।